प्रेगनेंसी योगा या प्रेगनेंसी के दौरान जो योगा किया जाता है वो क्या सेफ होता है? प्रेगनेंसी में क्या कभी ना हार्मोन्स की वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है और बच्चे की भी चिंता होती है कि मैम बच्चा हमारा अंदर ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या प्रेगनेंसी योगा हेल्प कर पाता है और करता है तो किस तरीके से करता है? बेबी का जो हेड मैच्योर हो रहा है और उसको मतलब टाइम लगता है नीचे जाने में। पहला बच्चा होता है ना तो उसमें 8.5 महीने के बाद में इंगेजमेंट होना मतलब पेल्विस के अंदर एंटर होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका पेल्विस अच्छे से ब्रॉड होगा। प्रेगनेंसी जो एक्सपर्ट योगा होते हैं ना उनके साथ में अंडर जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं प्रॉपर, उनके साथ टच में रह के प्रॉपर योगा करो। ऐसे पोस्चर गलत करके नहीं करना है। आसपास सब लोग उनको बोलते रहते हैं कि 2 के लिए खाना है, 2 के लिए खाना है, तो क्या ये सही है कि 2 के लिए खाना होता है? आपका बेबी आपके अंदर पल रहा है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, लेकिन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। मदर्स को बेड रेस्ट सजेस्ट कर देते हैं कई बार डॉक्टर्स। तो जिनको बिल्कुल ही योगा एक्सरसाइज नहीं करनी है वो तो 1-2 कंडीशंस हैं। आजकल जो समय चल रहा है उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इवन कई मदर्स डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। डर के चलते ही वो बहुत ज़्यादा गूगल और चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये क्या सच में हेल्पफुल है? आज के समय में जो रील्स वाला टाइम है, मदर्स का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो स्क्रीन टाइम या मोबाइल के साथ लंबे समय तक रहना वो प्रेगनेंसी को हार्म करता है? जो ये आप कर रहे हो, सुन रहे हो, तो बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बार मदर्स के मन में डाउट होता है कि डॉक्टर्स सी सेक्शन ही करना चाहते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी करना ही नहीं चाहते। बच्चा नॉर्मल था, सब कुछ पोजीशन नॉर्मल थी और 9 मंथ में पेन्स भी स्टार्ट हो गए, मुंह भी खुल गया, लेकिन नीचे आके कई बार कहते हैं कि काली चीजें खाने से बच्चा काला हो जाएगा और सफेद चीजें खाएंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, तो क्या ये सच है? बच्चा हेल्दी होना जरूरी है, काले गोरा इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ श्रृंखला शर्मा और आज मैं वैदिक योगा एंड वेलनेस को रिप्रेजेंट करते हुए आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ हैं आज बहुत ही स्पेशल पर्सन डॉक्टर सविता लालगड़िया जी। ये MS गायनेकोलॉजिस्ट हैं। 25 साल से ये अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ में सोनोलॉजिस्ट भी हैं और फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो सविता जी, आपका आज इस पॉडकास्ट में स्वागत है और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं। प्रेगनेंसी में आप योगा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में आप अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम सविता जी से बात करेंगे और सारे सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सविता जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रेगनेंसी योगा या प्रेगनेंसी के दौरान जो योगा किया जाता है वो क्या सेफ होता है? हाँ जी, प्रेगनेंसी में योगा सेफ होता है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इवन प्रेगनेंसी में योगा हमें करना ही चाहिए सबको ना। ओके, तो क्या फायदे, प्रेगनेंसी योगा के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, जैसे प्रेगनेंसी हुई है, न्यू मॉम्स हैं, तो शुरू से ही है ना वो लाइट योगा, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सब करने की आदत डाल लें तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या कभी ना हार्मोन्स की वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है और बच्चे की भी चिंता होती है कि मैम बच्चा हमारा अंदर ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्सरसाइज करने से आप ना बिल्कुल तनाव फ्री हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री होके, और साथ में आपको ना कभी बैकएक हो रहा है, कभी सियाटिका, लेग पेन्स हो रहे हैं, तो इन सब में आपको राहत मिलेगी। और डिलीवरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पेल्विस पूरा फ्लेक्सिबल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स जो होती है पेल्विक फ्लोर की, ताकि आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी में मदद हो सके। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल के टाइम में प्रेगनेंसी जो है वो बहुत चैलेंजिंग बनती जा रही है और इसको इजी बनाने के लिए प्री नेटल योगा, प्रेगनेंसी योगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, मुझे आप ये बताइए कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या प्रेगनेंसी योगा हेल्प कर पाता है और करता है तो किस तरीके से करता है? हाँ जी, अगर आप शुरू से ही योगा कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको तीसरी तिमाही से
जैसे 7th मंथ आपका स्टार्ट हुआ है तो और भी पेल्विस की जो एक्सरसाइजेज होती है ना, जैसे आप बताओगे स्क्वैट्स हैं, सूमो स्क्वैट्स, पेल्विस को हम स्ट्रेच करके करते हैं, या घर के जो काम करते हैं पाँव चौड़े करके, जैसे पहले की लेडीज झाड़ू पोछे बैठ के ऐसे करती थी, या आटा नीचे गूंथती हैं, तो उससे क्या है कि पेल्विस ना ब्रॉड हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेबी का जो हेड मैच्योर हो रहा है और उसको मतलब टाइम लगता है नीचे जाने में। पहला बच्चा होता है ना तो उसमें 8.5 महीने के बाद में इंगेजमेंट होना, मतलब पेल्विस के अंदर एंटर होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका पेल्विस अच्छे से ब्रॉड होगा, और पेल्विस ब्रॉड और फ्लेक्सिबल तभी होगा अगर अच्छे से आप एक्टिव हो, एक्सरसाइजेज कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सी हेल्प मिलेगी। बच्चे का इंगेजमेंट हो जाएगा, हेड नीचे जाएगा, पोजीशन भी आपकी सेटल रहेगी बेबी की, और नॉर्मल डिलीवरी भी आपकी जल्दी हो जाएगी। ओके और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो जब आपने इतने सारे लेबर्स देखे होंगे, आपने उनको मोटिवेट भी किया होगा मदर्स को नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो क्या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी मोटिवेट करते हैं उनको? हाँ जी, शुरू से ही ना हमें ब्रीदिंग के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीदिंग आप करते रहोगे, जैसे प्राणायाम टाइप करते हैं, या धीरे धीरे करके आप लॉन्ग ब्रीथ करेंगे, तो उससे एक तो आप ना स्ट्रेस फ्री रहोगे। जैसे ऑल इज़ वेल, पूरा हमेशा ना डर रहता है, कोई ना कोई हमें लगा रहता है डर की, अगर बेबी मूवमेंट हुई या नहीं हुई, वैसी घबराहट रहती है, कभी भूख नहीं लगती है, तो ये भी सब डर निकलेंगे, आप रिलैक्स रहोगे। कई बार मदर्स अकेली भी रहती हैं, कोई साथ में फैमिली मेम्बर नहीं है, तो डीप ब्रीदिंग से, और डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। जैसे यूट्रस में बेबी ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे ऑर्गन्स को, हर ऑर्गन को ना ब्लड अच्छा जाने से बेबी अच्छा ग्रोथ करेगा, आप रिलैक्स रहोगे। और डिलीवरी के टाइम में आपको बहुत लेबर करना है, तो हमें बीच बीच में डीप ब्रीदिंग करनी है। जब पेन चला जाता है तो हम बीच में बोलते हैं डीप ब्रीथ करो। पेन जब आता है तब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है बच्चे को, तो उसमें हार्ट बीट डिप होती है। जैसे पेन चला जाता है फिर हम उसको, पेशेंट को बोलते हैं आराम से रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ लो, ताकि आपका स्टेमिना बने, नेक्स्ट पेन के लिए आप रेडी हो जाओ डीप ब्रीदिंग करते हुए। तो शुरू से हमें आदत डाल देनी चाहिए, इसके बहुत से फायदे होते हैं। सो मैम, जैसे कि आपने बोला कि प्रेगनेंसी योगा बहुत हेल्पफुल है, तो इसको कब से हम शुरुआत कर सकते हैं? प्रेगनेंसी की जर्नी में किस महीने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और क्या लिमिट है इसकी, हमें कितना करना चाहिए प्रैक्टिस? देखो, ये शुरुआत से ही ना कर लेना चाहिए। लाइट स्ट्रेचिंग, योगा, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग फर्स्ट तिमाही से ही, जैसे आप प्रेग्नेंट बने हो, आपको गुड न्यूज़ मिली है, तब से आप स्टार्ट कर लीजिए। फिर आप प्रेगनेंसी जो एक्सपर्ट योगा होते हैं ना, उनके साथ में अंडर जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं प्रॉपर, उनके साथ टच में रह के प्रॉपर योगा करो। ऐसे पोस्चर गलत करके नहीं करना है। और दूसरी तिमाही तक आप लाइट पेल्विस के लिए, बैक के लिए कीजिए, वॉकिंग कीजिए, और तीसरी तिमाही में आके आप पेल्विस के लिए कर लीजिए, जिससे पेल्विस ब्रॉड हो, पेल्विस फ्लेक्सिबल हो। जैसे सूमो स्क्वैट्स है, बटरफ्लाई है, ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 15 मिनट जैसे सुबह कर सकते हैं, 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। और वॉक भी अलग है, वॉक भी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, वो अलग करना है, एक्सरसाइज अलग करना है आपको। प्रेगनेंसी के दौरान जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, वो कितना होना चाहिए योगा का और खाने का? क्योंकि मॉम्स को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और मुझे लगता है राइट गाइडेंस से ज़्यादा मिथ है आसपास हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको राइट गाइड करें, और सो दैट वो अपने रूटीन में योगा को ज़रूर इंक्लूड कर पाएँ। जितना हो सकता है ना, एक्सरसाइजेज, योगा खाली पेट ही करनी चाहिए। लेकिन अब प्रेग्नेंट मदर है तो उनको ग्लूकोज की कमी होती है, या कईयों को चक्कर भी आ रहे होते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रूट भी खा सकते हैं। उसके बाद में आप एक्सरसाइज कर लीजिए। हल्का स्नैक करने के बाद में भी, हल्का स्नैक्स जैसे खाया है पोहा, उपमा, तो भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाते ही एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर खाना खा लिया है पूरा, तो उसके 1.5-2 घंटे बाद ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके और मैम, एक जैसे खाने की बात हो रही है तो मुझे एक सवाल मन में आया। मेरे से भी कई बार मदर्स ये सवाल बहुत पूछती हैं कि आसपास सब लोग उनको बोलते रहते हैं कि 2 के लिए खाना है, 2 के लिए खाना है। तो क्या ये सही है कि 2 के लिए खाना होता है? देखो, जरूरी तो है। हाँ। आपका बेबी आपके अंदर पल रहा है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज की जगह हम इस वर्ड को कन्वर्ट करेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। एक्स्ट्रा कैलोरीज तो हमें चीनी वाली चीज़ों से भी मिलेगी, मैदे वाली तली हुई चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें ना खा के पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है। जैसे जो विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से, आयरन, कैल्शियम से भरपूर हो। जैसे फ्रूट्स आप ऐड करो, उसमें मल्टीग्रेन ऐड करो, हरी सब्जियां ऐड करो, थोड़े नट्स ऐड करो, ताकि आपको प्रॉपर एनर्जी मिले और अच्छा पोषक तत्व वाला जो खाना होता है वो मिले।
मतलब आपका कहने का है प्लेट बड़ी हो या ना हो बट न्यूट्रिशन ज्यादा होना बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन वाला खाना खाना, क्योंकि सबको ये मिथ रहता है कि हाँ भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, न्यूट्रिशन वाला खाना खाने से आपकी भूख भी मतलब तृप्त होगी। करेक्ट मैम, मैंने आजकल ना बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मदर्स को बेड रेस्ट सजेस्ट कर देते हैं कई बार डॉक्टर्स, और कई ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें मदर्स को योगा करने के लिए मना किया जाता है। तो वो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें मदर्स को योगा या एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए? तो जिनको बिल्कुल ही योगा एक्सरसाइज नहीं करनी है वो तो एक दो कंडीशंस हैं। मिसकैरेज हो दूसरी तिमाही में, चौथे पांचवें छठे महीने में, तब आपको ये नहीं करना है योगा एक्सरसाइजेस, या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी हुई हो 7वें महीने में 8वें महीने में, तब आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक जैसे योगा होता है वो सब नहीं करना है, ताकि बच्चा पहले अगर प्री मेच्योर हुआ हो, नर्सरी में रखा गया हो, या बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, तब हम उनको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, साथ में प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल्स देते हैं। जैसे किसी को ना चौथे पांचवें में मिसकैरेज हुए हों, जैसे सर्विक्स उनका छोटा हो, सर्विक्स की जो लेंथ होती है, जैसे ये ना बच्चेदानी का मुंह होता है इधर, ये इसकी लेंथ कभी बार छोटी बताई जाती है, तो दूसरे तिमाही में एबॉर्शंस हुए होते हैं, उनको सर्वाइकल सर्कलास किया जाता है, उनको हम स्ट्रेचिंग योगा के लिए मना करते हैं, उनको पूरा बेड रेस्ट देते हैं। या फिर किसी की प्लेसेंटा बिल्कुल ही नीचे हो, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं उन कंडीशन में ना, तो उनमें ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, उनमें फिर हम उनको कहते हैं कि बहुत हल्का लाइट योगा आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि बेबी के प्रेशर से आपके प्लेसेंटा का दबाव पड़े। केवल ऐसी 2 कंडीशन ही है, अदरवाइज हर मदर एक्सरसाइज कर सकती है। ओके ग्रेट। तो मैम जैसे कई बार IVF या IUI के थ्रू जो प्रेगनेंसी हुई होती हैं उनके दौरान योगा करा जा सकता है? हाँ जी, उनसे भी योगा करने से आपका यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, आप हैप्पी रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। योगा के तो बहुत फ़ायदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि IUI और IVF वालों को कोई भी बेड रेस्ट का मतलब हम लोग बोले। मतलब IVF प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नेचुरल प्रेगनेंसी, एक बार कंसीव करने के बाद में उनको नेचुरल वे में ही उसको ले। मैम आजकल जो समय चल रहा है उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, इवन कई मदर्स डिप्रेशन में भी चली जाती हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। तो इस समस्या से हम कैसे समाधान ले सकते हैं, और प्री नेटल योगा, मेडिटेशन, प्रेगनेंसी योगा कैसे इसमें हेल्प कर सकता है? सभी मदर्स को ना जरूर करना चाहिए मेडिटेशन भी, योगा भी। मेडिटेशन आप डीप ब्रीदिंग के थ्रू भी कर सकते हो, थोड़ा अच्छा म्यूज़िक सुन के भी कर सकते हो, अच्छी कंपनी में रह के वॉक करो, आप थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करो, उससे भी आपको पॉजिटिविटी आएगी। कोई आपको कंपनी मिले तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको योगा क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी ही चाहिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और बीच बीच में स्ट्रेचिंग करो, और आधा 1 घंटा योगा को देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हैप्पी रहोगे। आपके हैप्पी हार्मोन्स है ना वो योगा करने से बढ़ जाएंगे, और आपको बेबी भी किक करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेस में इस पर बहुत ज़्यादा मतलब तनाव फ्री महसूस करोगे आप योगा करने से ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ओके, तो मैम जनरली एक प्रेग्नेंट मदर या लेडी किन बातों का स्ट्रेस लेती है एक प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ, ज़्यादा उनको यही रहता है कि मेरा बच्चा सही होगा ना, बच्चा अंदर सही पल रहा है ना, अच्छा वेट है ना उसका, नॉर्मल है ना, उसको कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, कोई ऐसी जन्मजात विकृति ऐसे तो नहीं होने वाली ना, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उनको हर पल मतलब यही रहता है कि मेरा बच्चा अंदर सब अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा चल रहा है, यही सब उनको सबसे ज़्यादा डर रहता है। ओके, और मैम मुझे लगता है इस डर के चलते ही वो बहुत ज़्यादा गूगल और चैट GPT से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो ये क्या सच में हेल्पफुल है या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए? इतना देखो चैट GPT और गूगल में नहीं जाना चाहिए। आपके जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे एडवाइस करो। बड़े होते हैं, इवन घर के जो बड़े लोग हैं वो भी वेल एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, या आपकी डॉक्टर गाइड कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि उसमें जटिलताओं के बारे में ज़्यादा बताया जाता है और नकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से स्क्रीन भी इतना नहीं देखना चाहिए, मुझे ये लगता है। ओके, और आज के समय में जो रील्स वाला टाइम है, मदर्स का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो स्क्रीन टाइम या मोबाइल के साथ लंबे समय तक रहना वो प्रेगनेंसी को हार्म करता है? यस, ऑफ कोर्स करता है। देखो, जो आप सोच रहे हो, मतलब जो आप कर रहे हो, सुन रहे हो, तो बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको ज़्यादातर ना पॉजिटिव रहना है।
अच्छा अपना हाउस होल्ड या जो भी आप जॉब कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, आपको क्या बनाना है क्या खाना है उसकी तरफ ध्यान दो। स्क्रीन पे ये रील्स वगैरह देखना ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और बहुत सारे ये जो रील्स होती हैं कोई यूज ही नहीं है उनका। अगर आपको रील्स या कुछ सुनना ही है तो अच्छी चीज़ें ज्ञान की सुनो, वो भी आप ऑडियो डाल के सुन सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा आप सुन सकते हो। और स्क्रीन टाइम 1 घंटा मैक्सिमम बहुत है देखने के लिए ना, वो भी अगर आपके पूरे पास दिन टाइम में 1 घंटा। हाँ 1 घंटा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आपका जॉब इस तरह का है वो तो अलग बात है, अदरवाइज 1 घंटा टीवी स्क्रीन मोबाइल जो भी है बहुत काफ़ी है। नॉलेज के लिए आप ऑडियो सुन लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और मॉम्स बेटर है स्क्रीन देखने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा प्रीनेटल योगा प्रेगनेंसी योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वो आपके बेबी को भी बेनिफिट करेगा और डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट करेगा, राइट मैम? यस ऑफ कोर्स। ओके मैम, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ना बहुत सारे मिथ्स हैं, तो कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है या सच में ही मिथ है? तो आप मुझे इसमें ज़रूर हेल्प करिएगा। तो सबसे पहला तो मिथ जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है वो है कि नारियल पानी पीने से बच्चे का जो सर है वो बड़ा हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नहीं ऐसा नहीं है। एक नारियल पानी सबको पीना चाहिए, इसमें ऐसे केमिकल्स मिनरल्स कुछ होते हैं, मैग्नीशियम और वो जो आपकी अंदर विटामिन्स आपके जो जाएंगे अच्छा रहेगा। और पानी पीने से कोई हेड बड़ा नहीं होता है, ये तो सरासरी मिथ है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है। हेड बना होना मतलब बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होना वो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी से हो सकता है, और आपकी जो मदर का मतलब कैसे हाइट वेट है उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, या किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ या शुगर हो ना, उन केसेस में बेबी का वेट भी ज़्यादा होता है। अदरवाइज ऐसे खाने पीने से ऐसा नहीं है कि हेड बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके मैम। तो ये तो कंप्लीटली मिथ है, मतलब एक नारियल पानी सबको पीना चाहिए। सबको पीना चाहिए। ओके मैम, जैसे कई लोग बोलते हैं कि प्रीनेटल योगा को, प्रेगनेंसी योगा को सब लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब मिसकैरेज ना हो जाए, बेबी को कोई हार्म ना हो जाए। एक मदर तो मेरे से पूछ रही थी कि मेरा बेबी उल्टा तो नहीं हो जाएगा योगा करने से, कि मैं ऐसे पोस्चर्स करूंगी तो आप इसको बताइए कि मिथ है कि ये सच है? नहीं, इवन आपका अगर योगा आप करोगे तो आपका बेबी सही पोजीशन में सेटल रहेगा। अगर आप एक्टिव रहोगे, योगा करते रहोगे तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये तो मिथ्स ही है कि आपका बेबी की पोजीशन बिगड़ जाएगी। और एक बार बेबी की पोजीशन, जैसे हेड हमारा बड़ा है तो ग्रेविटी से वो अपने आप ही 7th मंथ में 8th मंथ में नीचे आ जाता है, जो नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। और अगर आप एक्टिव रहोगे, योगा करोगे, अगर नहीं भी आई है पोजीशन तो उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो पूरा नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड ही नीचे आए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाए बेबी। तो ये तो मिथ है कि एक्सरसाइज करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ओके, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में कर रहे हैं प्रैक्टिस तो डेफिनेटली वो बेनिफिट ही आपको करने वाला है। मैम, एक तो बड़ा ही फनी है, मुझे हंसी आ गई है मिथ सुन के, कि कहते हैं कि काली चीजें खाने से बच्चा काला हो जाएगा और सफेद चीजें खाएंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, तो क्या ये सच है? हाँ, ये कहते हैं कि काला जामुन, काले आलू खा रहे, ये सब नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ों से उल्टा फ्रूट सब खाने चाहिए। कोई कलर जो जिस कलर का हम फ्रूट खा रहे हैं उससे बच्चा ऐसे काला या गोरा नहीं होने वाला है। मैंगो खाने से पीला? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, हेल्दी फ्रूट, हेल्दी चीज़ें सब सीजन में जो भी आती है वो सब थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में खानी चाहिए। ओके, और सफेद खाने से गोरा भी नहीं होने वाला नहीं है? ऐसा नहीं है। कहते हैं ना नारियल से या फिर केसर की लीव्स खाने से बच्चा गोरा होगा, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स अच्छे होते हैं, विटामिन्स, जो हमारे बेबी के लिए फायदा करेगा। अदरवाइज काले गोरे के लिए हम लोग ये एडवाइस नहीं करते हैं उनको कि ये खाइए आप। काला गोरा इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स, या पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा हेल्दी होना जरूरी है, काले गोरा इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती। यू आर राइट मैम, और ये कम्प्लीटली मिथ है। एक और मिथ मैंने बहुत सुना कि अगर मदर सुखासन में या चौकड़ी मार के बैठती है तो बच्चे की जो नाल है वो गले में फंस जाती है। नहीं, ये भी पेशेंट्स ना बहुत कहते हैं कि अरे मैम ये योगा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी तो नालुए में आ जाएगी, या कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिए कि नालुआ निकल जाए। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, तो बच्चा अंदर मूव करता है। बच्चा अंदर ना फ्लिप भी करता है, उल्टा सीधा हो रहा है, तो उसके मूवमेंट के कारण ये जो नालुआ है ना गर्दन में आता है, या कोई किसी की कोड लॉन्ग होती है तब ये गर्दन में आता है। आपके किसी भी मूवमेंट से बच्चे की जो नालुआ है वो गर्दन में नहीं आएगा। ओके। तो ये भी 100% मिथ है। अच्छा मैम, जब आपने नाल वाली बात की तो मुझे एक और सवाल मन में आया कि किन किन केसेस में सी सेक्शन करना मैंडेटरी हो जाता है? क्योंकि कई बार मदर्स के मन में डाउट होता है कि डॉक्टर्स सी सेक्शन ही करना चाहते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी करना ही नहीं चाहते। तो फिर कुछ कंडीशंस बट ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं?
देखो जैसे बच्चा नॉर्मल था, सब कुछ पोजीशन नॉर्मल थी और 9 मंथ में पेन्स भी स्टार्ट हो गए, मुंह भी खुल गया, लेकिन नीचे आके कई बार मुंह खुलने के बाद भी बच्चे का जो सिर है ना वो ब्रॉड होने से, या आपका पेल्विस फ्लेक्सिबल नहीं है, या बच्चे की पोजीशन की हेड की जो पोजीशन है ज़्यादा फ्लेक्स ना हो कि एक्सटेंडेड है तो डायमीटर उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नीचे नहीं आता है, डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाती है, ज़्यादा पेरिनियल टीयर का मतलब डर रहता है कि वजाइना में टीयर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रिस्क हो जाती है, ब्लीडिंग होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है, बच्चे के हेड में भी सूजन आनी शुरू हो जाती है, बच्चे को भी ना ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। उन कंडीशन में फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है। या किसी तरह से कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, किसी को बीपी हुआ है बहुत ज़्यादा, शुगर में बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, उन कंडीशन में, या फिर बेबी की वेट भी जो ग्रोथ है बच्चे की बहुत कम है, उसको मिकोनियम आ जाता है, जैसे पोटी आ जाती है, किसी न किसी फैक्टर से आपको ग्रोथ बेबी की नहीं होने से प्लेसेंटा आपका अच्छा नहीं बना हुआ, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसी बहुत सी कंडीशन है कि बच्चे को कोई खतरा होता है, तब हमें ऐसे सिजेरियन करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये कंडीशन होती है फिर और डॉक्टर्स इतना नोबल काम कर रहे हैं कि वो मदर और बच्चे को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो अच्छे से स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और एक्सरसाइज करते रहें, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। यस, ऑफ कोर्स। ओके मैम, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ भी एडवाइस करना चाहते हैं उनको तो ज़रूर करिए। श्योर। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि सब लोग डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, योगा जितना हो सकता है सभी को ही करना है। चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हो, चाहे प्रीवियस सिजेरियन भी हो, वो भी ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे योगा से ना बेनिफिट होने वाले हैं। आपको किसी तरह का पेन भी नहीं होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, और जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब भी वो कर सकते हैं। आपका एग जो होता है वो अच्छा बनेगा, आप जल्दी से कंसीव हो जाओगे, और पोस्टनेटल भी, आफ्टर डिलीवरी भी आपको एक्सरसाइजेस थोड़ा करना है, क्योंकि जो टम्मी आपकी रह जाती है उसके लिए भी आपको करना है। आप हैप्पी भी रहो, उसके बाद में भी आपको बहुत सारे फ़ायदे इससे होने वाले हैं। ओके मैम, जो आपने ये एग अच्छा बनेगा ये बात कह के हमारे अंदर और हमारे व्यूअर्स के अंदर एक ऐसे क्यूरोसिटी डेवलप की है कि इसके बारे में भी डेफिनेटली हम आपसे कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे बाद में। तो हम ज़रूर एक और पॉडकास्ट प्लान करेंगे जिसमें मैम हमें बताएंगी सारे इनफर्टिलिटी केसेस के बारे में और कैसे प्रेगनेंसी हम जल्दी प्लान कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।